मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। इसके पहले के एपिसोड में हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। उसमें हमने आपको इस अधिनियम के पैरा 2 परिभाषाएं के 2 के घ बिंदु तक बताया था। आज हम पैरा 3 पे चर्चा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से सुनिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण। पहला, लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उपधारी 5 में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का जिन पर भर्ती की जानी है निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा। क, अनुसूचित जातियों के मामले में 21%, ख, अनुसूचित जनजातियों के मामले में 2%, ग, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में 27%। परंतु खंड ग के अधीन आरक्षण अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा, परंतु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों को आरक्षण किसी भर्ती के वर्ष में उस वर्ष की कुल रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की जिसके लिए भर्ती की जानी है सदस्य संख्या के 50% से अधिक नहीं होगा। दूसरा, यदि किसी भर्ती के वर्ष के संबंध में उपधारा 1 यानी जो अभी हमने SC, ST और OBC के प्रतिशत के बारे में बताया, उपधारा 1 के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त बिना भरे रह जाएं तो ऐसी रिक्त को अग्रणित किया जाएगा और उसे उसी वर्ष में या पश्चातवर्ती वर्ष में या भर्ती के वर्षों में पृथक वर्ग के रिक्ति के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा जाएगा और उपधारा 2 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वह भरी जा रही हो उस वर्ष की कुल रिक्तियों के 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। यानी जिस वर्ष की वैकेंसी है, रिक्ति है, उसमें उसी वर्ष का 50% लिया जाएगा और अगर कोई कैरी फॉरवर्ड किया गया है पिछले खाली पदों को, उसको उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा पैरा, जहां या तो उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन किसी भर्ती में यथा स्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, वहां ऐसी भर्ती में उसके लिए आरक्षित रिक्त यथा स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों में से भरी जा सकती है और जैसे ही यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उपधारा 5 में निर्दिष्ट रोस्टर में निष्कृत की गई कोई रिक्ति होती है तो यथा स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ऐसे व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। धारा 3 का 3ख और 3ख इसको विलोपित कर दिया गया है। पैरा 4 को भी विलोपित किया गया है। अब सीधा पैरा 5 आ रहा है। इस पैरा 5 में है
राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी, जिसमें आरक्षण बिंदुओं को इंगित किया जाएगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जाएगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जाएगा जब तक उपधारा 1 में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूरा न हो जाए और तत्पश्चात रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों से भरा जाएगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो। पैरा 6, यदि उपधारा 1 में उल्लिखित किसी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य भर्ती के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा 1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कोई SC ST OBC का कैंडिडेट अगर अपनी योग्यता के बल पे सामान्य कैटेगरी में जगह पा लेता है तो उस व्यक्ति को रिजर्व कैटेगरी में समायोजित नहीं किया जाएगा, यानी उस व्यक्ति की स्थिति सामान्य कैंडिडेट के रूप में होगी। पैरा तो पैरा 3 के अंदर 6 सब पैरा है, 7वां सब पैरा डिलीट कर दिया गया है। अब खंड 4, अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति। पहला, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिसूचित आदेश द्वारा उत्तरदायित्व सौंप सकती है। दूसरा, राज्य सरकार इसी रीति से उपधारा 1 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या कर्मचारी से ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकती हैं जो उपधारा 1 के अधीन उसे सौंपे गए उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो। खंड 5, शास्ति। पहला, इसका सब पैरा है। फर्स्ट, कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह दोष सिद्ध होने पर ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 मास तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। सब पैरा 2, कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निम्नित प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा। सब पैरा 3, उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्तः किया जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 262 की उपधारा 1, धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। खंड 6, अभिलेख मांगने की शक्ति। यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा 1 में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के
अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो वह आवश्यक समझे। खंड 7 चयन समिति में प्रतिनिधित्व। राज्य सरकार आदेश द्वारा चयन समिति में ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी आवश्यक समझी जाए और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है। खंड 8 छूट और शिथिलीकरण। सब पैरा फर्स्ट, राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा 1 में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में आदेश द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के संबंध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के संबंध में शिथिलीकरण कर सकती है जैसी वह आवश्यक समझे। सब पैरा 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति उपांतरित या विखंडित न कर दिया जाए। खंड 9 यह जाति प्रमाण पत्र के संबंध में है और यह सबके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। खंड 9 इस अधिनियम के अधीन उपबंधित आरक्षण के प्रायोजनों के लिए जाति प्रमाण पत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करे जारी किया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, खंड 9 जाति प्रमाण पत्र इस अधिनियम के अधीन उपबंधित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण पत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करे जारी किया जाएगा। खंड 10 कठिनाइयों को दूर करना। यदि इस अधिनियम के उपबंध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समयचीन प्रतीत हो। 11वां खंड 11 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक गुडविल होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, गुडविल अच्छे विचार से, अच्छे विचार से या सद्भावना पूर्वक रूप से किए गए कार्य पे कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। खंड 12 नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। खंड 13 अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी
और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा। खंड 14 आदेशों इत्यादि का रखा जाना। धारा 3 की उपधारा 5, धारा 4 की उपधारा 1 और 2 और धारा 10 के अधीन दिए गए प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की उपधारा 1 के उपबंध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं। खंड 15 अपवाद। सब पैरा फर्स्ट, इस अधिनियम के उपबंध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व प्रारंभ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबंधों के और सरकार के आदेशों के अनुसार जैसे कि वे ऐसे प्रारंभ पूर्व थे व्यवहित किए जाएंगे। स्पष्टीकरण। जहां सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार 1 केवल लिखित परीक्षा साक्षात्कार हो, वहां यथास्थिति लिखित परीक्षा साक्षात्कार प्रारंभ हो जाने पर, या 2 लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हो, वहां लिखित परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर इस उपधारा के प्रयोजन के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ हुई समझी जाएगी। सब पैरा 2, इस अधिनियम के उपबंध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होगी। खंड 16 निरसन और अपवाद। पैरा 1 उत्तर प्रदेश लोक सेवा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1989 1989, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन 1989, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अध्यादेश 1994, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन 1994 एतद द्वारा निरसित किए जाते हैं। ऐसे सब पैरा 2 ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सार्वजनिक समय पर प्रवृत्त थे। अब इसके बाद अनुसूची है जिसमें हमने अनुसूची 1 ऑलरेडी बता दिया है आपको, जिसमें 79 कास्ट ओबीसी के थे। अब अनुसूची 2 है, अनुसूची जो 2 धारा 3(1) जो खंड 3 का सब पैरा 1 जिसमें दिया हुआ अनुसूचित जातियों के मामले अनुसूचित जनजातियों के मामले में और नागरिक पिछड़े वर्ग के मामले में जो 21%, 2% और 27% का आरक्षण है। एक संवैधानिक पद, ऐसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री जो क भारत का राष्ट्रपति हो, ख भारत का उपराष्ट्रपति हो, ग उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, घ संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो, अंग इसी प्रकार के अन्य संवैधानिक पद पर आसीन हो।
इनको संवैधानिक पद बोला जाएगा। 2 सेवा श्रेणी। क अखिल भारतीय केंद्रीय और राज्य सेवाओं सीधी भर्ती के समूह क या श्रेणी 1 क्लास 1 के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री। क जिनके माता पिता दोनों समूह क या श्रेणी 1 के अधिकारी हों। ख जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क या क्लास 1 का अधिकारी हो। ग जिनके माता पिता दोनों समूह क या क्लास 1 के अधिकारी हो किंतु उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए या वह अस्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाए। घ जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी 1 का अधिकारी हो और ऐसे माता पिता की मृत्यु हो जाए या वह अस्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाए और ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में 5 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो। और अंगा जिनके माता पिता दोनों समूह क या क्लास 1 के अधिकारी हों और ऐसे माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाए या वे अस्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाएं और दोनों की ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उनमें से किसी एक को किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में 5 वर्ष की अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो। ये सेवा श्रेणी की बात हो रही है। ख केंद्रीय और राज्य सेवाएं सीधी भर्ती समूह ख या क्लास 2 के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री। क जिनके माता पिता दोनों समूह ख या क्लास 2 के अधिकारी हों। ख जिनके माता पिता में से केवल पिता समूह ख या श्रेणी 2 का अधिकारी हो और वह 40 वर्ष या इससे पूर्व की आयु में समूह क या श्रेणी 1 में आ जाए। ग जिनके माता पिता दोनों समूह ख या श्रेणी 2 के अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए या वह अस्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाए और उनमें से किसी एक को ऐसी मृत्यु या अस्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में 5 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो। घ जिनके माता पिता में से पिता समूह क या श्रेणी या क्लास 1 का सीधी भर्ती या 40 वर्ष के पूर्व पदोन्नत अधिकारी हो और माता समूह ख या क्लास 2 की अधिकारी हो और माता की मृत्यु हो जाए या वह अस्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाए। और अंगा जिनके माता पिता में से माता समूह क या क्लास 1 की सीधी भर्ती या 40 वर्ष के पूर्व पदोन्नत अधिकारी हो और पिता समूह ख या क्लास 2 के अधिकारी हो और पिता की मृत्यु हो जाए या अस्थायी क्षमता से ग्रसित हो जाए। स्पष्टीकरण इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट किया जाता है कि पद अस्थायी अक्षमता का तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा से बाहर हो जाए। ये सेवा श्रेणी की बात की है। क्लास 1, क्लास 2 या समूह का समूह ख की। ग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी ऊपर उप श्रेणी क और ख में विनिर्दिष्ट मानदंड यथावत परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालय आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन के अधीन भी समकक्ष या तुलनीय पदों और स्थानों पर हों। इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय आधार इन पदों के मूल्यांकन के लंबित रहते नीति श्रेणी 6 में विनिर्दिष्ट मानदंड इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा। 3 अर्धसैनिक बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं है। ऐसे माता पिता जिनमें से कोई या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पद पर हों या नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों में उनके समकक्ष पदों पर हों के पुत्र या पुत्री। स्पष्टीकरण इस
श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा। चौथा, इसको आज हम खत्म करना चाहते हैं, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। 4, व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धंधे और उद्योग में लगे व्यक्ति नीचे श्रेणी 6 में बेनिर्दिष्ट मानदंड निम्नलिखित पर लागू होंगे। क, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आयकर परामर्शदाता, दंत चिकित्सक, अभियंता, वास्तुविद, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेलकूद व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति। और ख, धंधे, व्यापार और उद्योग में लगे व्यक्ति। स्पष्टीकरण। पहला, जहां पिता किसी व्यवसाय में हो और माता समूह ख या श्रेणी 2 या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, वहां नीचे श्रेणी 6 में बिन निर्दिष्ट मानदंड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा और माता की आय इसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी। 2, जहां माता किसी व्यवसाय में हो, पिता समूह ख या श्रेणी 2 या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, तो नीचे श्रेणी 6 में बेनिर्दिष्ट मानदंड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी। 5, संपत्ति स्वामी। क, कृषि भूमि जोत। ऐसे माता पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ, जिसमें वह स्वयं, उसकी पत्नी या पति और नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं, निम्नलिखित भूमि का स्वामी हो के पुत्र या पुत्री। क, केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम जोत सीमा के 85% के बराबर या उससे अधिक हो। या ख, सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि जो किसी सामान्य डिनोमिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लाई गई हो। सिंचित भूमि की संग्रहित कानूनी जोत अधिकतम जोत सीमा के 40% से अधिक है। वहीं असिंचित भूमि विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और इस प्रकार संगठित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार आय सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम जोत सीमा के 80% के बराबर या अधिक हों। स्पष्टीकरण। पद कानूनी अधिकतम जोत सीमा और परिवर्तन फार्मूला का अर्थ उस क्षेत्र के अधिकतम कृषि जोत सीमा से संबंधित विधि के अनुसार लगाया जाएगा जिसमें प्रश्नगत भूमि स्थित हो। ख, पौधारोपण। पहला, कॉफी, चाय, रबड़ आदि नीचे श्रेणी 6 में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू होगा। दूसरा, आम, नींबू वंश, सेब आदि ऐसा पौधारोपण की भूमि कृषि भूमि जोत समझी जाएगी और ऊपर उप श्रेणी क के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंड लागू होगा। ग, संपत्ति स्वामी का उपखंड ग, शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन नीचे श्रेणी 6 में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू होगा। स्पष्टीकरण। इस उप श्रेणी के प्रयोजन के लिए स्पष्ट किया जाता है कि भवन का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों या इस प्रकार के 2 या अधिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। 6, 5 के बाद 6, आय या संपत्ति मानदंड। निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री क, ऐसे व्यक्ति जिनकी निरंतर 3 वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 5 लाख रुपए या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति हो। ख, श्रेणी 1, 2 या 5 क में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का अपात्र न हो किंतु जिनकी अन्य स्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप श्रेणी क में विनिर्दिष्ट मानदंड के भीतर लाती हो। स्पष्टीकरण। इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट किया जाता है कि पहला, वेतन या कृषि से आय को मिलाया नहीं जाएगा। दूसरा, रुपए के अनुसार आय मानदंड प्रत्येक 3 वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर रूपांतरित किया जाएगा, परंतु
यदि स्थिति को ऐसी मांग हो तो अंतराल कम भी हो सकता है। अनुसूची 3 धारा 3(3) इसको विलोपित कर दिया गया है। तो मित्रों, यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है अनुसूची 2 धारा 3(1) जो संवैधानिक पद, सेवा श्रेणी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, व्यावसायिक वर्ग, कृषि भूमि, आय या संपत्ति, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब भी आपको इनकम बतानी होती है तो किसकी आप इनकम बताएंगे, ये उसी लिए वो दिया गया है। तो इनकम अगर कोई क्लास 1, क्लास 2 या कृषि उद्योग इनके पुत्र हैं तो वह इनकम उनके पिता की इनकम में या माता की इनकम को कहाँ जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, वही इस चीज में बताया गया है। तो सिंपल बात यही है, साधारण रूप से समझिए कि जो कोई यह कह दे कि मैं तो 22 वर्ष का नवयुवक हूँ और मेरी कोई आमदनी नहीं है, तो यह यहाँ आमदनी आपकी शून्य नहीं मानी जाएगी। यहाँ आपके माता पिता की आमदनी के अनुसार चीजों को देखा जाएगा। यह इसका कुल मतलब निकलता है। साथियों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।